स्टूडेंट्स, मैं समावेशी शिक्षा विषय के साथ आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि सब्जेक्ट के नाम से ही स्टार्ट होता है, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, जिसके बारे में हम सामान्य रूप से आज अध्ययन करेंगे। उसके अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा में ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। तो पहला तो शब्द बन गया विशिष्ट और दूसरा बन गया शिक्षा। तो दोनों ही शब्दों को हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे, उसके बाद में हम समग्र रूप से, संयुक्त रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं। तो अगर हम शिक्षा के बारे में अध्ययन करें तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के जन्म से ही स्टार्ट होता है और मनुष्य के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। अर्थात अगर शिक्षा शब्द का हम अर्थ देखें तो ये इसका अर्थ अत्यधिक व्यापक रूप में लिया जाता है और इसको अनेक अर्थों में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है और वही कार्य हमारा शिक्षा का कार्य करता है। जैसे कोई भी अगर कार्य मनुष्य कोई भी अपना विकास कर रहा है तो विकास कुछ ना कुछ नया सीख के ही वह विकास कर रहा है, तो वही कार्य उसका शिक्षा का कार्य करता है। अर्थात जैसे हम कोई भी अगर कार्य करें, अर्थात बालक में क्षमताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन क्षमताओं को प्रदर्शित जब बालक करता है तो वो शिक्षा के माध्यम से ही उन क्षमताओं को सबके सामने प्रदर्शित करता है। इसे हम अगर देखें तो ई प्लस ड्यू को, अर्थात ई का मतलब हो गया अंदर और ड्यूको का मतलब हो गया बाहर। अर्थात उस बालक के अंदर निहित जो क्षमताएं होती हैं, आंतरिक जो क्षमताएं होती हैं, उनको बाहर निकालने का जो प्रयास करता है, जिसके द्वारा प्रयास किया जाता है, वो शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। और शिक्षा को अगर हम देखें तो ये शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जन्म से स्टार्ट होती है और जब तक मनुष्य जीवित रहता है, अर्थात मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक ये प्रक्रिया होती है। अगर इसके हम अर्थ को देखें तो इसके अनेक प्रकार के अलग अलग अर्थों में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सामान्य अर्थ को देखें तो सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो यह सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि यह कैसी प्रक्रिया है, निरंतर विकास की प्रक्रिया है। दूसरी देखें तो यह एक शिक्षा एक विनियोग प्रक्रिया है। शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, विनियोग प्रक्रिया है। चौथा, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला, यह एक अध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें अगर हम देखें, और एक और इसमें एक सामाजिक परिवर्तन की भी यह प्रक्रिया है। पांचवा अगर देखें
5वां सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हम शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया शिक्षा कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विकास की एक प्रक्रिया के माध्यम से इसे माना जाता है। ये पांचों पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, तो इसे मैं हटा देता हूँ अभी। अगर पहले पॉइंट को अगर हम देखें, शिक्षा एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसमें लगातार विकास होता रहता है, जिसमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, एवं शारीरिक विकास इसके माध्यम से किया जाता है। इन सभी विकासों के द्वारा बालक आगे बढ़ पाता है। अतः अनेक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना जाता है, अर्थात विकास और शिक्षा दोनों अलग अलग शब्द हैं तथा विकास की ही एक प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा को माना जाता है। जैसा कि इसमें एक मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ शिक्षा की, जो कि महात्मा गांधी जी ने दी है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा दी है उसमें शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है, शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास करे। तो शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें शिक्षा का अर्थ उस प्रक्रिया से उन्होंने माना है कि बालक एवं मनुष्य का शरीर, मन एवं आत्मा, इन तीनों का ही सर्वांगीण रूप से विकास होता है, वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, शिक्षा एक विनियोग प्रक्रिया है, जो मैंने अभी आपको बताई। तो विनियोग से तात्पर्य है लागत से अधिक उत्पादन अथवा विनियोग का अर्थ है कि किसी मद को जो व्यय किया जाता है या लागत लगाई जाती है उससे अधिक पूंजी प्राप्त हो, उसे विनियोग कहते हैं। अर्थात हम जो पूंजी लगा रहे हैं उससे अधिक हमें उत्पादन मिल रहा है, तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? विनियोग। अभिभावक शिक्षा पर इसलिए व्यय करते हैं क्योंकि उसके बदले जो भी प्राप्त हो वह लागत से अधिक हो, इसलिए माता पिता बालक व बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा कि माता पिता अभिभावक कभी भी, अगर कोई भी बच्चा चाहे कितना भी गरीब से गरीब हो, अगर वो शिक्षा के नाम पर अपने माता पिता से बोलता है कि पापा मुझे इसलिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, कभी कोई भी माता पिता शिक्षा के नाम पर मना नहीं करता। और यही प्रक्रिया, क्योंकि उन्हें पता है आज हम शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, कल हमें इससे भी अधिक मिलने वाला है। तो यही जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? विनियोग की प्रक्रिया। अर्थात शिक्षा विनियोग की प्रक्रिया है। हम जितना इस पर इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं अधिक हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होगा। तीसरा मैंने बताया आपको, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें शिक्षा भविष्य के निर्माण के लिए की जाती है। शिक्षा द्वारा नए समाज का निर्माण होता है तथा इसी समाज नई प्रक्रिया की इस व्यवस्था को शिक्षा की प्रकृति भविष्यात्मक भी होती है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से सामाजिकरण समाज में स्थापित किया जाता है। इसके बाद अगला है, शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक को प्रशिक्षण दिए जाने वाली संस्थाएं शिक्षा महाविद्यालय के नाम से दी जाती हैं, जैसा कि हमारा महाविद्यालय है।
इन सभी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली अध्यापक तैयार करना है, क्योंकि हमारे जो महाविद्यालय है वो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक बना के हम तैयार करें। और यह किसके द्वारा संभव है? यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, जिसे हम बीएड की क्लासों के नाम से जानते हैं, एमएड की क्लासों के नाम से जानते हैं, तथा इसका जो फैकल्टी है इसे हम शिक्षा विभाग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला जो पॉइंट बताया था मैंने अभी आपको, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी कार्य करती है। जैसे कि आज के युग में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा लाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही नारी शिक्षा एवं सामाजिक रूढ़िवादिता का अंत किया जा सकता है, तथा बच्चों में सामाजिकरण की भावना का विकास किया जा सकता है, तथा मुख्य रूप से जो हमारे समाज जो रूढ़िवादिता के तौर पर चले आ रहे हैं उनका परिवर्तन हम शिक्षा के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद विशिष्टता का अर्थ। विशिष्टता का अर्थ अर्थात विशिष्टता किसे कहते हैं? विशिष्टता के अर्थ को अगर देखें तो हम इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी भी चीज़ में विशिष्ट होना। अर्थात यह एक सार्वभौमिक शब्द है जिसके माध्यम से यह किसी वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अर्थात किसी भी तरह से इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इतिहास में हमें विभिन्न विशिष्टताओं वाले व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। किसी ना किसी एक चीज़ में वो विशिष्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास में कि हमारे जो कवि सूरदास जी थे, तो ये कैसे थे? ये जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार हुए थे, तथा इतना इनमें कमी होने के बाद भी इन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में इनका नाम प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे महान कार्य इन्होंने किए। तो इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमें कोई ऐसी विशिष्टता होते हुए भी उन्होंने अनेक महान कार्य किए। तो विशिष्टता के अर्थों को अगर हम जानें तो बालक में किसी न किसी प्रकार से, चाहे उसके शारीरिक विकास से संबंधित हो, मानसिक विकास से संबंधित हो, संवेगात्मक विकास से संबंधित हो, या फिर सामाजिक गुणों के विकास से संबंधित हो, अन्य इन सभी से किसी न किसी क्षमता में विशिष्टता उसमें पाई जाती है। अर्थात वो अक्षम बालक होते हैं, वो उसका किसी न किसी एक चीज़ में अक्षम होते हैं और किसी क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो सबसे पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि लक्षण को सामान्य रूप में प्रत्येक की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं एवं क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अर्थात क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा के माध्यम से विशिष्टता का अर्थ स्पष्ट किया है, तथा उन्होंने
कहा है कि जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं उनसे किसी न किसी क्षेत्र में वो विशिष्ट होते हैं, और जो हमारी सामान्य क्रियाविधियाँ होती हैं उनसे वह उसी रूप में प्रभावित भी होता है, और उसकी जो व्यवहार की अनुक्रियाएँ होती हैं और उनको इससे प्रभावित होती हैं। दूसरा है J.T. हंट, एक विद्वान है J.T. हंट। J.T. हंट के अनुसार इसमें बताया है कि विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है कि वो सभी चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो या सामाजिक हो, सभी विशेषताओं में किसी न किसी एक विशेषता में वो अन्य बालकों से अलग विशेषता प्रदर्शित करता है, और वही बालक विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने अभी आपको शिक्षा का अर्थ बताया, उसकी परिभाषा बताई, विशिष्टता का अर्थ बताया, विशिष्टता की परिभाषा बताई। ठीक है, इन सभी को अलग अलग रूपों में मैंने आपको भी बताया है। अगर इसको दोनों को समग्र रूप से इसका अध्ययन करें तो वो होगा विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, अर्थात विशिष्ट शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसमें अगर हम जानें तो साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है, साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालक मैंने अभी आपको बता दिया है कि किसी न किसी क्षेत्र में वो अक्षम होते हैं, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो। तो वो बालक जिनको विशिष्ट बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानी जाती है। वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, अर्थात एक हम कॉमन क्लास में जो शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं उससे अलग विशिष्ट बालकों को कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं भी होती हैं जिनकी पूर्ति करना आवश्यक होता है। तो इसमें अगर हम इसके विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को परिभाषा के माध्यम से समझें तो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार परिभाषा दी है कि वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए उपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली हैं या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य बच्चों की अपेक्षा वो भिन्न है। तो उन्होंने क्या बताया है, या तो वो क्या है प्रतिभाशाली हैं या फिर किसी न किसी क्षेत्र में वो अक्षम है, तो वही शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानी जाएगी। दूसरा अगर देखें तो J.D. हंट के अनुसार इसमें विशिष्ट शिक्षा वह है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग होती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि विशिष्टता की क्या अर्थ है, जो किसी भी क्षेत्र में सामान्य से अलग हो, अर्थात सामान्य बच्चों से अलग दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वही शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानी जाती है। तो अभी मैंने आपको शिक्षा का अर्थ परिभाषा, विशिष्टता का अर्थ परिभाषा और इन दोनों को मिला के विशिष्टता का अर्थ एवं परिभाषा आपको बताया है। तो आप इसे पुनः दोबारा से एक बार पुनः रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।